अध्याय 93 भूमिगत शहर। ठक ठक कर रहा। ट्रेन की पटरियों के टकराने और ज़ॉम्बी की चीखों की आवाज़ें आसमान में गूंज उठीं। अनगिनत ज़ॉम्बी हर दिशा से उमड़ पड़े थे और उन्होंने अनंत ट्रेन को पूरी तरह से घेर लिया था। हालांकि सभी का ध्यान सामने की ओर केंद्रित था, उनकी निगाहें मृतकों के सैलाब को भेदती हुई आगे मौजूद एक सांस रोक देने वाले विशाल ढांचे पर टिकी थीं। अपनी दानवी शक्ति से अनंत ट्रेन ने परित्यक्त वाहनों और ज़ॉम्बी को एक समान रौंदते हुए बिना किसी दया के अपना रास्ता साफ किया। आखिरकार ये भूमिगत शहर में जाने वाली एक समर्पित पटरी पर मुड़ गई और लगातार ऊंची बाहरी दीवारों की ओर बढ़ती गई। पटरियों के केंद्र में एक विशाल फाटक खड़ा था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लोडिंग प्लेटफॉर्म था जहां कई उच्चस्तरीय मालवाहक डिब्बे निष्क्रिय पड़े थे। हालांकि स्टेशन भयानक रूप से खाली था। दूर मौजूद निर्माण वाहन, क्रेन और निगरानी टावर बर्फ की मोटी परतों के नीचे दबे हुए थे, मानो यह अधूरा महापरियोजना समय के साथ जम गया हो। क्या ये भूमिगत शहर छोड़ दिया गया है? किकी ने हैरानी में पूछा। यह संभव है कि यह पहले ही खत्म हो चुका हो, राघव ने उदास होकर कहा। इसमें कोई हैरानी नहीं कि हमने कभी किसी जीवित बचे दल को इस जगह का जिक्र करते हुए नहीं सुना। पता चला कि यह बहुत लंबे समय से एक जीती जागती नर्क रही है। एक उजाड़ भूमिगत शहर जो ज़ॉम्बी से भरा हुआ था। केवल राघव जैसा व्यक्ति ही, जो एक किले जैसी भारी ट्रेन से लैस था, यहाँ आने की हिम्मत कर सकता था। सामान्य जीवित बचे दल बाहरी इलाकों को भी पार नहीं कर पाते, अकेले इस बुरे सपने वाले बंजर ज़मीन में प्रवेश करने का जोखिम उठाते। अगर राघव की यांत्रिक क्षमता नहीं होती तो कौन होश में रहकर यहाँ आपूर्ति की तलाश में आता? तो क्या हम अंदर जा रहे हैं? राजिता हिचकिचाई। हाँ, राघव ने किकी के साथ नज़रें मिलाईं और फिर अपना फैसला सुनाया। मैं वह फाटक खोलूंगा। टीचर पूनम, आप ट्रेन को अंदर ले जाएं। बाकी सब मुझे कवर करना। जैसे ही कॉकपिट का दरवाज़ा खुला, ज़ॉम्बी एक ज्वार भाटे की तरह आगे बढ़े। किकी ने अपना हाथ उठाया और एक अदृश्य बल क्षेत्र ने दर्जनों ज़ॉम्बी को पल भर में उड़ा दिया। राघव ने बिना समय गंवाए अपनी बंदूक चलाते हुए बाहर की ओर धावा बोल दिया। गोलियों की एक बौछार आई जिसने मृतकों के बीच एक खूनी रास्ता बना दिया। राट टैट टैट, गोलीबारी शुरू हो गई। राज और राजिता भी उतर चुके थे। वे लगातार गोली चलाकर राघव के आगे बढ़ने को कवर कर रहे थे। इस अवसर का फायदा उठाते हुए राघव विशाल फाटक की ओर दौड़ा। उसने अपना हाथ उसकी जमा देने वाली सतह पर रखा। उसका यांत्रिक हृदय तेजी से धड़का, जल्दी से फाटक की हाइड्रोलिक प्रणाली से जुड़ गया। भूं धम्म, एक गहरी यांत्रिक कराहट के साथ फाटक बर्फीले तूफान के खिलाफ कांप उठा, फिर धीरे धीरे खुल गया। पूनम ने तुरंत थ्रॉटल दबाया। अनंत ट्रेन को लोडिंग प्लेटफॉर्म में ले गई। इस बीच बाकी सब वापस लड़ने लगे। फाटक के बंद होने से पहले खुले स्थान से पीछे हट गए, जिसे राघव ने एक बार फिर बंद कर दिया था। बैंग बैंग क्रैक, ज़ॉम्बी बंद होते हुए फाटक पर हताश होकर खरोंच रहे थे। उनकी संख्या तेजी से कम हो रही थी। कुछ ही पलों में राज और राजिता ने बचे हुए छिटपुट ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। हजारों ज़ॉम्बी दीवारों के बाहर दहाड़ रहे थे, अपने सड़े हुए हाथ दरारों के बीच से खींच रहे थे। दृश्य की भयावहता से हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। पीछे हटो, सतर्क रहना, हो सकता है कि यहाँ अंदर कुछ और हो, राघव ने चेतावनी दी। उसे विश्वास नहीं था कि भूमिगत शहर पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। अगर पूरा काम बंद हो गया था तो इसका मतलब सबसे अधिक यही था कि अंदर का हिस्सा पहले ही खत्म हो चुका था। पूर्व संघीय सरकार के पास बिना किसी कारण के बहु-खरब डॉलर की परियोजना को यूं ही छोड़ देने का कोई रास्ता नहीं था। अनंत ट्रेन धीरे धीरे लोडिंग बे में से एक में रुक गई। क्षेत्र विशाल और भयानक रूप से शांत था। भूमिगत शहर का प्रवेश द्वार धरती में एक बड़े छेद जैसा दिखता था, जहां गर्म ऊपर की हवा बर्फीली हवाओं से टकराती थी, जिससे गड्ढे के ऊपर घूमती हुई धुंध पैदा होती थी। दल से अनजान लोडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर लगे कई छिपे हुए सुरक्षा कैमरों ने चुपचाप घूमकर अनंत ट्रेन पर ध्यान केंद्रित कर दिया था। क्या यहाँ सचमुच कोई नहीं है? किकी ने खाली स्टेशन पर भौहें सिकोड़ी। ये जगह बहुत बड़ी है, हम इसे कैसे खोजेंगे? हमें यह उम्मीद करनी चाहिए थी, राघव ने जवाब दिया। किसी भी जीवित बचे व्यक्ति को इस भूमिगत शहर से कभी कोई प्रसारण संकेत नहीं मिला है। ये सदियों से शांत रहा है। लेकिन यह एक अच्छी बात है, लोगों के बिना हम उपयोगी आपूर्ति के लिए आज़ादी से खोज सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर बिजली नहीं है तो हम सीधे कूद नहीं सकते, किकी ने अपना होंठ चबाते हुए बड़बड़ाया। और बिजली के बिना भूमिगत शहर का मुख्य नियंत्रण प्रणाली निश्चित रूप से ऑफलाइन है। अगर मैं हैक करना भी चाहूँ तो सब अमृत होने पर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो हम जो कुछ भी पाते हैं वह ले लेंगे। राघव ज्यादा निराश नहीं हुआ।
अगर जगह सचमुच वीरान थी तो इसका मतलब कम बाधाएं थीं। आसपास बहुत सारी बड़ी मशीनें थीं जो उसके यांत्रिक हृदय के लिए एकदम सही ईंधन थीं। अगर किस्मत साथ दी तो उन्हें अवशोषित करने से उसकी क्षमता स्तर 3 तक पहुंच जाएगी। बुरा सौदा नहीं था। टीचर पूनम, राघव ने फैसला किया। किकी और मैं प्रवेश द्वार की जांच करेंगे। समय बर्बाद करने से बचने के लिए आप बाकी सब यहीं रहें और जो भी उपयोगी आपूर्ति मिल सकती है उसे इकट्ठा करें। हो सकता है कि हमें बाद में वापस ट्रैक करना पड़े और ट्रेन को बाहर मोड़ना मुश्किल होगा। हमें यूची स्टेशन लौटकर उत्तरी मार्ग लेना पड़ सकता है। समझ गया, राज ने सिर हिलाया। राजिता ने पास के एक फ्लैटबेड ट्रेलर की ओर इशारा किया। राघव, हम प्लेटफॉर्म पर फोकलिफ्ट का उपयोग करके उस पर सामान क्यों नहीं लाते? हमारे पास अभी भी गैस है और हम उसमें बहुत सारी चीजें भर सकते हैं। राघव ने सिर हिलाया। अच्छा विचार है। पहले मशीनरी को प्राथमिकता दें। अगर आपको कोई उपयोगी आपूर्ति मिलती है तो उसे भी लाद दें। इस जगह पर बहुत सारी कीमती चीजें मिलनी तय हैं। हमें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। किकी, तुम मेरे साथ हो? ठीक है, देखते हैं कि क्या हमें कुछ अच्छा मिलता है। किकी ने बड़बड़ाया, अपने सिर पर हुड खींच लिया और गर्मी के लिए अपने हाथों को रगड़ा। उसने एक बंदूक पकड़ी और राघव के साथ ट्रेन से उतरने की तैयारी की। पूनम हिचकिचाई। सावधान रहना, यहाँ बहुत ज्यादा शांति है। मुझे ये पसंद नहीं है। जैसे ही राघव कॉकपिट के दरवाजे तक पहुंचा, एक अचानक बीप की आवाज केबिन के अंदर गूंज उठी। बीप बीप बीप। पूनम की आंखें स्रोत की ओर गईं। उसके आश्चर्य के लिए ट्रेन का संचार प्रणाली चमक रहा था। उसकी आंखें फैल गईं। राघव, ये रेडियो है क्या? किकी दंग रह गई। ये कैसे संभव है? लाल मनके के बिना संकेत कैसे आ रहा है? राघव आगे बढ़ा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। जब तक कि यह स्टेशन के अंदर से नहीं आ रहा हो। कंसोल तक पहुंचकर वह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर निर्णायक रूप से जवाब बटन दबा दिया। बीप। हवा भयानक रूप से शांत हो गई। कौन है? राघव ने चुप्पी तोड़ी। एक परिपक्व महिला की आवाज स्पीकर से चटकने लगी। जीवित बचे लोगों, नमस्कार। ये भूमिगत शहर संख्या 9, फ्लोर -52 अनुसंधान प्रयोगशाला है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पूरा समूह जम गया। भूमिगत शहर में अभी भी लोग जिंदा थे। अध्याय 94, संकट संदेश SOS। पूनम ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। वहां सच में नीचे लोग हैं। पहले उनकी बात सुन लेते हैं। राघव ने फिर से चुप्पी का इशारा किया और फिर रिस्पॉन्डर को दबाया। हम आपको सुन सकते हैं। मैं रिया बोल रही हूँ, भूमिगत शहर संख्या 9 के जैविक अनुसंधान विभाग की उपनिदेशक। ये शहर ज़ॉम्बी और रात्रिचर जीवों के एक बड़े प्रकोप की चपेट में आ चुका है। मेरे सहयोगी और मैं फिलहाल अनुसंधान क्षेत्र के लेवल -52 पर फंसे हुए हैं। क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? यदि आप मदद करने को तैयार हैं तो हम एक सौदा कर सकते हैं। उनकी आवाज़ में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन अनंत रेलगाड़ी पर दल के चेहरे पर तनाव आ गया। क्या आप कह रही हैं कि इस पूरे भूमिगत शहर में आप में से केवल कुछ ही लोग बचे हैं? राघव की पहली वृत्ति उनके दावे पर संदेह करने की थी। उन्होंने पहले भी कई फंसाने वाले जाल देखे थे, वह इतनी आसानी से धोखा खाने वाले नहीं थे। अन्य क्षेत्रों में बचे लोगों की सटीक संख्या अज्ञात है, रिया ने जवाब दिया। 2 सप्ताह पहले निचले स्तरों की उत्खनन टीमों का सामना एक अज्ञात भूमिगत जीवन रूप से हुआ था, जिसके कारण परिचालन को आपातकालीन रूप से बंद करना पड़ा। कोर रिएक्टर संख्या 1 पिघल गया, जिससे बड़े पैमाने पर उत्परिवर्तन और संक्रमण फैल गया। परिणामस्वरूप कम से कम 3,76,000 नागरिक यानी 95% से अधिक आबादी नष्ट हो गई। भूमिगत शहर संघीय प्रबंधन समिति को निकासी शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके लिए 8 अंतर्महाद्वीपीय श्रेणी की ट्रेनें, 3 शाश्वत श्रेणी की ट्रेनें और अनगिनत एयरशिप, हेलीकॉप्टर और उड़ान इकाइयों को प्रमुख कर्मियों को ले जाने के लिए तैनात किया गया था। हालांकि लगभग सभी हवाई निकासी वाहन राज पर्वत के ऊपर लापता हो गए। प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि उन्हें हवाई रात्रिचर जीवों द्वारा रोका गया था। उत्परिवर्तन से बड़े पैमाने पर अराजकता फैल गई, जिससे शहर का बुनियादी ढांचा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। ज़ॉम्बी भूमिगत स्तरों पर झुंड में आ गए और रात्रिचर जीव बड़ी संख्या में प्रकट हुए। मेरे 3 सहयोगी और मैं समय पर भाग नहीं पाए और एक जैविक अनुसंधान प्रयोगशाला में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। अब तक भूमिगत शहर संख्या 9 में शायद बहुत कम बचे होंगे। हमने GF2 स्टेशन के निगरानी फीड के माध्यम से आपका पता लगाया, इसलिए हम मदद के लिए संपर्क कर रहे हैं। मदद मांगने के बावजूद उनकी आवाज़ असामान्य रूप से शांत रही। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, किकी ने खिड़की से बाहर देखा।
वाकई कई निगरानी कैमरे उनके कॉकपिट पर टिके हुए थे। हम तो न केवल यहाँ लोग हैं, बल्कि अभी भी बिजली भी है। राघव ने सिर हिलाया, अपनी टीम के चेहरों को स्कैन करते हुए। उन्हें यकीन था कि रिया ने जिन रात्रिचर जीवों का उल्लेख किया वे वही थे जिनसे उनका पहले सामना हुआ था, जिन्हें उन्होंने भयानक जीव कहा था। उन्होंने रिस्पॉन्डर को फिर से दबाया और पूछा, आप हमसे अपनी जान बचाने की उम्मीद कैसे कर रही हैं? उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या है। रिया के वर्णन के अनुसार एक अज्ञात प्राणी भूमिगत से निकला था, ज़ॉम्बी और रात्रिचर जीवों ने कब्जा कर लिया था और वे 52 स्तर नीचे फंसे हुए थे। भले ही राघव मदद करना चाहते थे, उन्हें पहले और जानकारी चाहिए थी। यह आसानी से मौत का फंदा हो सकता था। रिया ने तुरंत जवाब दिया, वर्तमान में लिफ्ट 1, 2 और 5 पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। लिफ्ट 7 और 8 केवल लेवल -80 और उससे नीचे तक जाती हैं, जहां पहले से ही संक्रमितों का कब्जा है। एकमात्र काम कर रही लिफ्ट संख्या 3 है, जो उपकरण परिवहन के लिए एक मालवाहक लिफ्ट है। ये भूमिगत लेवल -95 मालवाहक रेल टर्मिनल तक जाती है, लेकिन संरचनात्मक क्षति के कारण यह ज़्यादा से ज़्यादा लेवल -89 तक ही पहुंच सकती है। मैं GF2 स्टेशन की भूमिगत पटरी तक जाने वाले सुरक्षा द्वार को दूर से खोल सकती हूं, लेकिन हमारे पास केवल एक बैकअप पावर स्रोत है। आपकी ट्रेन के लिए रेल लिफ्ट को पावर देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। हालांकि आपकी ट्रेन सीधे सुरंग से लेवल -65 मालवाहक टर्मिनल तक जा सकती है। वहां से आप हमें लेवल -52 पर पहुंचने के लिए लिफ्ट संख्या 3 का उपयोग कर सकते हैं। बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, लेकिन आपकी भारी गोलाबारी और एक मानसिक क्षमता वाले उपयोगकर्ता की उपस्थिति को देखते हुए जोखिम को संभाला जा सकता है। राघव ने हल्के से माथे पर बल डाला। उनके स्पष्टीकरण से जैविक अनुसंधान की उपनिदेशक के रूप में उनकी पहचान अत्यधिक विश्वसनीय लग रही थी। एक सामान्य भूमिगत शहर के नागरिक, यहाँ तक कि उच्च पदस्थ अधिकारी को भी शहर के बुनियादी ढांचे का इतना विस्तृत ज्ञान नहीं होगा। उनका तर्क स्पष्ट था, उनकी योजना व्यवस्थित थी और वह एक शोधकर्ता के सटीक लहजे में बोल रही थीं। फिर भी राघव पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। आप इसे आसान बता रही हैं। आपने मदद के लिए संघीय सरकार से संपर्क क्यों नहीं किया? किकी ने आगे झुककर पूछा, उनकी तेज अंतर्ज्ञान काम कर रही थी। हाँ, आपने आधिकारिक बचाव के लिए क्यों नहीं बुलाया? एक और आवाज़, इस बार छोटी और अधिक चिंतित, रिस्पॉन्डर के माध्यम से बीच में आई। क्योंकि निकासी के दौरान भूमिगत शहर के उपग्रह संचार प्रणालियों को ले जाया गया था। डार्क नाइट चुंबकीय तरंगों के कारण मानक संचार उपकरण बेकार हैं, जिसके बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। अब हमें केवल शहर के उपप्रणालियों तक पहुंच है, इसीलिए हम आपसे संपर्क करने के लिए स्टेशन के रिस्पॉन्डर का उपयोग कर रहे हैं। राघव की भवें तन गईं। तो जब निकासी हुई तो आपको लेने कोई नहीं आया? एक संक्षिप्त चुप्पी छाई रही। फिर रिया ने फिर से कॉल संभाल ली। हमारे संकट कॉल प्राप्त हुए थे, उन्होंने साफ साफ कहा, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए हमें शायद परित्यक्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। अनुसंधान क्षेत्र के गहरे भीतर, भूमिगत शहर संख्या 9 के अंदर एक सील बंद अनुसंधान क्षेत्र के गहरे भीतर संगरोध द्वार बंद रहे। बाहरी गलियारे पूरी तरह से अंधेरे थे, भटकते हुए ज़ॉम्बी से भरे हुए थे। प्रयोगशाला के अंदर 4 शोधकर्ता, 2 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ सिकुड़े हुए थे। उनके चेहरे चिंता से भरे थे। वे 1 सप्ताह से अधिक समय से यहाँ फंसे हुए थे। उच्च स्तरीय सुरक्षा उपायों और जीवन समर्थन प्रणालियों के बावजूद भोजन और आपूर्ति गंभीर रूप से कम थीं। यदि वे जल्द ही नहीं भागे तो वे भूख से मर जाएंगे। उपनिदेशक रिया अपनी 30 की उम्र के शुरू में थी। उनकी तेज नज़र चश्मे से घिरी हुई थी। उनके साथ अश्विन, माम्पी और एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी बिशु थे। उनमें सबसे बुजुर्ग अश्विन स्पष्ट रूप से कमजोर हो चुके थे। वे खुद को बनाए रखने के लिए प्रायोगिक हरे पौधों को खाने के लिए मजबूर हो गए थे। सौभाग्य से प्रयोगशाला में अभी भी रोशनी और वायु परिसंचरण काम कर रहा था, जिससे वे दम घुटने से बच गए। महान निकासी के बाद से भूमिगत शहर एक दुर्स्वप्न वाली बंजर भूमि में बदल गया था। सड़कें अवरुद्ध थीं, ध्रुवीय रात उतर चुकी थी और उनके बचाव की संभावना दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही थी। निकासी के दौरान लगभग सभी उपयोगी संसाधन ले लिए गए थे। यह अर्धनिर्मित सर्वनाश के बाद की विशालकाय संरचना, जो मुश्किल से 175% पूरी हुई थी, निराशा के कब्रिस्तान से ज्यादा कुछ नहीं रह गई थी। निदेशक रिया, मुझे नहीं लगता कि उन्हें हम पर भरोसा है। सबसे कम उम्र की और सबसे डरपोक माम्पी घबरा रही थी। रिस्पॉन्डर पर चुप्पी ने उसे आतंकित कर दिया। हम क्या करें? शांत रहो, बिशु ने जवाब दिया, अपने गंदे बेतरतीब बालों को खुजलाते हुए।
2 सप्ताह की भूखमरी के बाद वह पहले ही कंकाल जैसा हो चुका था। वे एक ट्रेन में आए हैं, जिसका मतलब है कि उनका यहाँ कोई उद्देश्य है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा द्वार खोल दिया और उनके पास उच्च स्तरीय क्षमताएं हैं। वे वैसे भी भूमिगत शहर का पता लगाना चाहेंगे। अगर ऐसा है तो हम एक साझा आधार ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़े अश्विन रिया की ओर मुड़ें। निदेशक रिया, क्या हमें उनसे सीधे नहीं पूछना चाहिए? हालांकि रिया हमेशा की तरह शांत रहीं। जवाब देने के बजाय उन्होंने चुपचाप सुरक्षा फुटेज की समीक्षा की। ये फिर से देखा कि राघव के समूह ने GF2 स्टेशन को कैसे तोड़ा था। दूसरों के विपरीत वह इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही थीं कि क्या ट्रेन दल उनकी मदद करेगा, वह उनका अध्ययन कर रही थीं। अपने टैबलेट पर नोट्स लेते हुए उन्होंने वीडियो का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। फुटेज में अब तक उनके 5 लोग दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने नोट किया। ये स्पष्ट नहीं है कि बोर्ड पर और भी हैं या नहीं। नेता वह आदमी है जो हमसे बात कर रहा है। अनुमानित आयु 25-30। उद्देश्य की स्पष्ट भावना, तार्किक सोच, उच्च शिक्षित। उसने GF2 स्टेशन का गेट खोला। मैंने सिस्टम लॉग की जांच की। कोई प्राधिकरण नहीं दिया गया था, जिसका मतलब है कि उसके पास संभवतः एक उन्नत यांत्रिक क्षमता है और उसने जबरदस्ती इसे खोला। दल के सामने एक जटिल निर्णय है। क्या आप फंसे हुए वैज्ञानिकों के प्रति राघव का जवाब देखना चाहेंगे या रिया के दल के विश्लेषण को जारी रखना चाहेंगे? अध्याय 95 शर्तें। यह एक संकटकालीन नेता की बुनियादी प्रोफाइल से मेल खाता है। दूसरा व्यक्ति, एक महिला जिसकी आयु 16-18 वर्ष है, के पास एक दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली मानसिक क्षमता है। तार्किक रूप से गेट खोलने का सबसे कुशल तरीका उसकी क्षमता होती, जिससे पता चलता है कि पुरुष नेता की क्षमता और भी अधिक मूल्यवान है, संभवतः क्रूर बल से परे कुछ, जैसे चुंबकीय हेरफेर या अकार्बनिक नियंत्रण। तीसरा पुरुष गठीला है, जिसकी अनुमानित आयु 26-35 वर्ष है। वह $7 और 62 सेंट टाइम्स $51 मिलीमीटर राइफल राउंड के लिए एक M556 लाइट मशीन गन चलाता है, जिसकी फायरिंग दर 650-950 राउंड प्रति मिनट है और जिसका वजन 21.5 किलोग्राम है। वह अपनी पीठ पर एक भारी धातु की तलवार भी रखता है, जिसका हिल्ड दाहिने हाथ से निकालने के लिए स्थित है। हालांकि वह मशीन गन का उपयोग बाएं हाथ से सहजता से करता है, जो अत्यधिक मांसपेशी शक्ति को इंगित करता है। जबकि किसी क्षमता का कोई दृश्यमान संकेत नहीं है, उनकी सरासर युद्ध क्षमता उन्हें एक दुर्जेय उत्तरजीवी बनाती है। चौथा व्यक्ति, एक युवा लड़की, आग्नेयास्त्रों में अत्यधिक कुशल लगती है। क्या उसके पास कोई क्षमता है, ये स्पष्ट नहीं है। सामाजिक दृष्टिकोण से किसी बच्चे को पलायन यात्रा पर ले जाने का आमतौर पर 2 में से एक मतलब होता है, या तो उसके पास एक अद्वितीय क्षमता या मूल्य है, या उसका किसी महत्वपूर्ण टीम सदस्य के साथ करीबी पारिवारिक संबंध है। पांचवां व्यक्ति ट्रेन से बाहर नहीं निकला है। कैमरों ने केवल आंशिक फुटेज कैद किया, लेकिन वह महिला है, लगभग 25 वर्ष की, और चालक लगती है। संभवतः एक तकनीकी विशेषज्ञ या गैर लड़ाकू। रिया ने अपने हाथ के उपकरण पर निगरानी फुटेज को बड़ा करते हुए अपना चश्मा ठीक किया। भुखमरी से पीला पड़ने के बावजूद उनका चेहरा अत्यधिक केंद्रित बना रहा। ट्रेन खुद एक भारी रूप से अनुकूलित मोबाइल शरण है। इसमें वेल 03E हैवी गैस टर्बाइन लोकोमोटिव, जो 30 साल पहले निर्मित मॉडल है, के साथ एक 14 साल पुराना RG7F इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी शामिल है। दोनों मालवाहक श्रेणी के हैं और उनमें परमाणु प्रणोदन की कमी है, जिसका अर्थ है कि वे तरल ईंधन और रेलवे पावर ग्रिड पर निर्भर करते हैं। ट्रेन में 5 संशोधित यात्री डिब्बे हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक विशेष निर्माता से प्रबलित कवच मिला है, जो व्यापक आंतरिक उन्नयन का संकेत देता है। माम्पी ने माथे पर बल डाला। निदेशक रिया, तो आप क्या कह रही हैं? रिया ने समूह की ओर अपनी नज़र फेरी। ये स्पष्ट है कि इस ट्रेन को सावधानीपूर्वक एक मोबाइल उत्तरजीविता आधार के रूप में डिज़ाइन किया गया था। ये लोग सिर्फ एक अस्थायी गठबंधन नहीं हैं। फेडरेशन की अंतर्महाद्वीपीय श्रेणी और शाश्वत श्रेणी की रेल ट्रेनें सभी परमाणु संचालित हैं, जो स्टार रेल प्रणाली के माध्यम से ग्रहीय पारगमन में सक्षम हैं। इसका मतलब है कि ये दल संभवतः ऊर्जा संकट को हल करने के लिए यहाँ है। ये समझ में आता है। बिशु ने सिर हिलाया। वे सिर्फ भोजन और पानी के लिए ज़ॉम्बी ग्रस्त भूमिगत शहर में प्रवेश करने का जोखिम नहीं लेंगे। अश्विन, जो चिंतित होते जा रहे थे, ने हस्तक्षेप किया। लेकिन हम उस मामले में उनकी मदद नहीं कर सकते। महान प्रवास के दौरान सभी परमाणु संचालित ट्रेनें ले जाई गई थीं। रिया ने गहरी सांस ली, मॉनिटर पर शांत कॉकपिट को घूरते हुए उनकी तेज आंखें झिलमिला उठीं। ये पूरी तरह सच नहीं है। उन्होंने तेजी से सिस्टम लॉग को नेविगेट किया, एक निगरानी रिकॉर्ड निकाला।
लेवल -95 पावर ग्रिड बंद होने से पहले स्टेशन लॉग ने जेमिनी 11R न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की उपस्थिति दर्ज की थी। इस लोकोमोटिव को अंतर्महाद्वीपीय श्रेणी की ट्रेनों के लिए एक बैकअप पावर यूनिट के रूप में रखा गया था, लेकिन निकासी के दौरान इसे लेवल -95 मालवाहक टर्मिनल पर छोड़ दिया गया था। यदि वे ऊर्जा समाधान की तलाश में हैं, तो उन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। वह अपनी बात जारी रखते हुए शांत रहीं। इस आकलन के आधार पर हमारे पास बातचीत के लिए 3 मुख्य सौदेबाजी के हथियार हैं। वे क्या हैं? अश्विन ने बेचैनी से पूछा। पहला, हमारे पास लेवल P3 प्रशासनिक मंजूरी और भूमिगत शहर के लेआउट का व्यापक ज्ञान है। जेमिनी 11R न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के अलावा हम उन्हें अन्य मूल्यवान संसाधनों का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। उनकी छोटी टीम लेकिन उच्च उत्तरजीविता क्षमता को देखते हुए, ये हमारे सौदेबाजी के लाभ का लगभग 70% बनाता है। दूसरा, हमारे पास जैविक अनुसंधान डेटा और पतन से पहले के फेडरेशन रिकॉर्ड तक पहुंच है। हालांकि ये बचे हुए लोगों के लिए तुरंत उपयोगी नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे सर्वनाश संघ के साथ व्यापार के लिए मूल्यवान हो सकते हैं। ये हमारे लाभ का लगभग 29% है। अश्विन ने माथे पर बल डाला। और आखिरी 1%। रिया की आंखें ठंडी हो गईं। हम खुद, जब तक हम जीवित हैं, हम आंतरिक बौद्धिक, श्रम और शारीरिक मूल्य रखते हैं। विशु का चेहरा भय से विकृत हो गया। असंभव, हम उच्च स्तरीय फेडरेशन शोधकर्ता हैं। सौदेबाजी के हथियार के रूप में भी हमारा बौद्धिक योगदान शारीरिक श्रम से कहीं अधिक होना चाहिए। रिया ने उदासीनता से उसे देखा। तुम बहुत भोले हो। जब मैंने शारीरिक मूल्य कहा तो मैंने तुम्हें भी शामिल किया। क्या? विशु का चेहरा पीला पड़ गया। अश्विन और माम्पी भी परेशान दिखे। उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि उन्हें व्यापार योग्य संपत्ति तक सीमित कर दिया जाएगा और उस संबंध में उनका मूल्य केवल 1% था। अश्विन ने, भूख से जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, धीरे से बुदबुदाया, निदेशक रिया, भले ही हमारे पास पहुंच प्रमाण पत्र और नक्शे हों, वे हमारे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेंगे? हाँ, और वह लोकोमोटिव अभी भी लेवल -95 में है। वह जगह पहले से ही। माम्पी सिहर उठी। रिया का भाव ठंडा रहा। ये बातचीत पर हमारा दृष्टिकोण है, लेकिन उनके लिए हमारा प्रस्ताव एक डिब्बे भोजन के बराबर भी नहीं हो सकता है। स्थिति असम्मित है, लेकिन हमारे पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है। कमरे में खामोशी छा गई। अनंत रेलगाड़ी के अंदर। इस बीच अनंत रेलगाड़ी के अंदर राघव और उनकी टीम ने बातचीत को संसाधित करते हुए एक दूसरे को देखा। पूनम ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। अगर उनका वर्णन सही है तो ये भूमिगत शहर पहले ही ओवररन हो चुका है। हमारे पास दिन का समय खत्म हो रहा है और इन स्थितियों में आपूर्ति खोजना आसान नहीं होगा। राघव ने सिर हिलाया। हमें रात में काम करना होगा, जो बेहद जोखिम भरा है। उस अज्ञात भूमिगत जीवन रूप का तो जिक्र ही नहीं है, और ये तथ्य कि 1 लाख से अधिक लोग पहले ही ज़ॉम्बी या उससे भी बदतर में बदल चुके हैं। तो हम उन्हें नहीं बचा रहे हैं? रजिता ने पूछा। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि वे हमसे आपूर्ति का व्यापार कर सकते हैं? पहले बातचीत करो। किकी ने अपनी बाहें कस लीं। आइए सुनते हैं कि वे वास्तव में क्या पेशकश कर सकते हैं। अगर यह इसके लायक नहीं है तो हम उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं। हमारे पास बैकअप पावर है, हम अपना रास्ता खुद ढूंढ सकते हैं। अंधे होकर अंदर जाना लापरवाही है। राघव ने माथे पर बल डाला। ये भूमिगत शहर एक छोटे महानगर जितना बड़ा है। आंतरिक लेआउट एक रहस्य है। अंदर जाना आसान है, लेकिन फिर क्या? उनकी आंतरिक क्षमता के साथ भी साधारण सुरक्षा प्रणालियों को दरकिनार करना मुश्किल नहीं था। लेकिन एक पूरा भूमिगत शहर, सिस्टम को मैन्युअल रूप से ओवरराइड करना शायद बहुत जटिल होगा। अगर उन्होंने खुद को ज्यादा थका दिया तो वे एक स्तर भी पार किए बिना मर सकते थे। शहर की खतरनाक स्थिति का तो जिक्र ही नहीं है। एक गलत कदम एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है, जो उन्हें बिना कुछ हासिल किए जल्दबाजी में पीछे हटने के लिए मजबूर कर देगा। एक पल सोचने के बाद राघव ने रिस्पॉन्डर दबाया। ठीक है, अपनी शर्तें बताओ। अध्याय 96, सहयोग। जैसे ही उनके मुंह से शब्द निकले, प्रयोगशाला में तनाव तुरंत बढ़ गया। सभी आंखें रिया की ओर मुड़ गईं। कुछ सोचने के बाद उन सभी को समझ आ गया, इस जर्जर प्रयोगशाला के पास कोई वास्तविक सौदेबाजी का हथियार नहीं था। उनके पास रिया के विश्लेषण पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ी और सीधे कहा, हमारे पास भूमिगत शहर के लिए लेवल P3 प्रबंधन मंजूरी है। कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर हम आपको आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक जिलों, मनोरंजन क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों, भंडारण स्तरों, पशु और पौधे संरक्षण क्षेत्रों,
सांस्कृतिक विरासत स्थलों, अनुसंधान सुविधाओं और सभी प्रमुख पारगमन मार्गों तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। सामूहिक पलायन के बावजूद हजारों लोगों के लिए बनाए गए एक भूमिगत शहर को आपातकालीन निकासी में पूरी तरह से खाली नहीं किया जा सकता था। वहां मूल्यवान संसाधन छूटे हुए होंगे। इसके अतिरिक्त हम एक जेमिनी 11R न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के स्थान को जानते हैं। ये ट्रेन DRX माइक्रो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर से सुसज्जित है, जिसकी तापीय शक्ति 290 मेगावाट है। अंत में, यदि आपको हमारी जैविक प्रयोगशाला से अनुसंधान डेटा की आवश्यकता है, तो हम इसे प्रदान कर सकते हैं, लेकिन फेडरल सरकार से राजनीतिक उत्पीड़न से बचने के लिए हमें आपसी गोपनीयता समझौते की आवश्यकता होगी। उन्होंने एक ही बार में अपने सभी सौदेबाजी के हथियार रख दिए। उनके बगल में माम्पी असहज दिख रही थी और धीमी आवाज में बुदबुदाए। क्या हमें तीसरी बात का उल्लेख करना चाहिए? अपनी प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद, अब जब वह एक वास्तविक बातचीत में थी, तो उन्हें जीवित रहने के बदले में सब कुछ उगल देने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। कोई ज़रूरत नहीं, रिया ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, रिस्पॉन्डर बटन से अपनी उंगली हटाते हुए। अगर वे हमें बचाने के लिए सहमत होते हैं, तो हमें जीने का अधिकार मिलेगा, लेकिन हम हर दूसरे अधिकार को भी खो देंगे। एक बार जब वे हमें बाहर निकालेंगे, तो हमारे साथ क्या होगा, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा। यहाँ हर कोई सामान्य नागरिक था, पूरी तरह से शक्तिहीन। अपनी परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें राघव के समूह को संभावित मुक्तिदाता और संभावित लुटेरों दोनों के रूप में देखना था। बिशु का चेहरा काला पड़ गया। शायद यह इतना बुरा नहीं है। उन 3 महिलाओं को देखो, वे मुझ जैसे आदमी के साथ कुछ भी करने वाली नहीं लगती, है ना? वे क्रूर हत्यारों जैसी नहीं लगती। अश्विन ने उसे अविश्वास भरी नज़र से देखा। प्रोफेसर बिशु, क्या आप पागल हो गए हैं? आपको लगता है कि निदेशक रिया उन 3 लड़कियों के बारे में बात कर रही थी? क्या आपने उनके साथ खड़े 2 मीटर ऊंचे विशालकाय व्यक्ति को देखा है? क्या? बिशु का चेहरा हरा पड़ गया। उसके पैर कांप उठे। नहीं हो सकता। रिया ने अपनी गलत जगह पर लगाई गई चिंताओं से निराश होकर अपनी नाक की हड्डी को दबाया। अनंत रेलगाड़ी पर वापस। रिया की बातें सुनकर राघव और किकी की आंखें चमक उठीं। हे भगवान, एक जेमिनी 11R न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव! वाह! किकी चिल्लाए। राघव, ये तो जैकपॉट जैसा लगता है। राघव मुस्कुराया। पूनम और दूसरों के साथ नजरें मिलाईं। यह महिला होशियार है, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, तो वह केवल अनुमतियां और जानकारी दे रही है, वास्तविक आपूर्ति नहीं। एक आपातकालीन निकासी के बाद एक विशाल भूमिगत शहर में निस्संदेह बचे हुए संसाधन होंगे, लेकिन यह इतना अस्पष्ट था कि मूल्यवान नहीं था। राघव के समूह ने पहले ही मान लिया था कि उन्हें अंदर आपूर्ति मिलेगी। समस्या ये थी कि क्या जोखिम इसके लायक थे। हालांकि परमाणु संचालित ट्रेन एक ठोस पुरस्कार थी, लेकिन रिया ने इसे सीधे उठाया, जिससे राघव को लगा कि उसने किसी तरह उसके उद्देश्य का अनुमान लगा लिया है। अगर ऐसा है, तो हमें उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ समय दो और मैं खुद सिस्टम में सेंध लगा सकती हूँ, किकी ने सुझाव दिया। इसमें कितना समय लगेगा? जब तक मुझे एक्सेस नहीं मिलता, तब तक मैं नहीं जान पाऊंगी। लेकिन ऐसे मामलों में मुख्य एआई को हटा दिया गया होगा, एक उपप्रणाली पीछे छोड़ते हुए। मेरा अनुमान 5 से 6 घंटे। तो यह इसके लायक नहीं है, राघव ने निष्कर्ष निकाला। उन्हें बचाना वास्तव में तेज हो सकता है। अगर वे वास्तव में शोध करता हैं, तो उनके पास उपयोगी जानकारी हो सकती है। साथ ही वे भूमिगत शहर के लेआउट से परिचित हैं, उनके साथ सहयोग करना उनके खिलाफ काम करने से अधिक कुशल है। लेकिन क्या होगा अगर वे झूठ बोल रहे हैं? पूनम ने अपनी चिंता व्यक्त की। चलो पता लगाते हैं। किकी, राघव ने ट्रेन की छत की ओर इशारा किया। किकी तुरंत समझ गई। कुछ ही देर बाद 2 ड्रोन अनंत रेलगाड़ी से ऊपर उठे, भूमिगत शहर की ओर बढ़ते हुए। बर्फीला तूफान बहुत तेज है, ये छवि की गुणवत्ता को खराब कर रहा है, किकी ने ड्रोनों को उड़ाते हुए बुदबुदाए। कोई बात नहीं, राघव ने कहा। रात होने से पहले हमें एक सामान्य लेआउट प्राप्त करने की आवश्यकता है। नीचे देखो, मिल गया टिल्ड, किकी ने होंठ सिकोड़े, स्क्रीन को घूरते हुए। भूमिगत शहर उनके सामने पड़ा था, पूरी तरह से शांत और निर्जीव। लगभग सही लग रहा है, बचे हुए लोगों का कोई संकेत नहीं। यहाँ एक थर्मल इमेजिंग सिस्टम वास्तव में उपयोगी होगा, किसी ने बुदबुदाया। राघव ने सिर हिलाया। उन्होंने जिस बड़े हवाई रात्रिचर जीव का उल्लेख किया था, क्या वह वही विशाल वायुमंडलीय जेलीफिश हो सकता है जिसे हमने कल रात देखा था? लेकिन वह भूमिगत प्राणी, वह क्या बला है? पूनम ने माथे पर बल डाला। ये जगह हमारे विचार से भी अधिक खतरनाक है। अगर हम अंदर जाते भी हैं, तो हम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते।
तो हम जेमिनी 11R न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को सुरक्षित करने को प्राथमिकता देंगे। बाकी हम मौके पर तय करेंगे। राघव ने किकी की ओर रुख किया। क्या तुम उनके लेवल -52 का पता लगा सकती हो? किकी ने सिर हिलाया। नहीं, जिस क्षण हम क्षितिज से नीचे जाते हैं हम सिग्नल खो देते हैं। वहां घुप अंधेरा है, लेकिन देखो एक सुरंग सीधे भूमिगत की ओर जाती है। अगर हम गेट खोलते हैं तो हम ट्रेन को सीधे अंदर चला सकते हैं। इस आकार के एक भूमिगत शहर में मालगाड़ी की पटरी होगी, किसी ने टिप्पणी की। ट्रेन में रहना एक रणनीतिक लाभ प्रदान करता था, ज़ॉम्बी से लड़ना आसान था और अंदर की लिफ्ट संसाधन परिवहन को अधिक कुशल बनाएगी। लेकिन एक ढह चुके भूमिगत शहर में ट्रेन चलाना एक बहुत बड़ा जोखिम था। राघव थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए, फिर किकी को देखा। तुम्हारी राय? निश्चित रूप से जोखिम है, किकी ने अपनी थोड़ी हथेली पर टिकाते हुए स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा वह हमारे मिशन के अनुरूप है। एकमात्र समस्या यह है कि हमें नहीं पता कि अंदर कौन से भयानक जीव हैं, या उस भूमिगत राक्षस का उन्होंने उल्लेख किया। राघव ने सांस छोड़ी। ऊर्जा एक मुख्य मुद्दा है, ये हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने उच्च ऊंचाई गलियारे की ओर जाने से पहले यहाँ 1 से 2 दिन आवंटित किए थे, विशेष रूप से ट्रेन के सुरक्षा, सेंसर, जीवन समर्थन और हथियारों को अपग्रेड करने के लिए। तो मुझे लगता है कि यह जोखिम उठाने लायक है। राघव की आवाज़ दृढ़ थी। एक पूरा परित्यक्त भूमिगत शहर उनके सामने पड़ा था। अगर उन्होंने इसे खोजने की कोशिश भी नहीं की तो वह अपनी यांत्रिक क्षमताओं को बर्बाद कर रहे होंगे। और एक परमाणु संचालित ट्रेन, वह एक सर्वनाश श्रेणी की कलाकृति थी। उन्हें कोशिश करनी ही थी। मैं शामिल हूँ, किकी ने उत्साह से अपना हाथ उठाया। पूनम और अन्य ने एक दूसरे को देखा, सहमति में सिर हिलाते हुए। वे सभी जानते थे कि जीवित रहना अनंत रेलगाड़ी पर निर्भर करता है। एक यांत्रिक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में राघव का अंतिम निर्णय था। अगर इस ट्रेन को सुरक्षित करने से उनके अवसर बढ़ते हैं तो यह उठाने लायक जोखिम था। प्रयोगशाला में पीड़ा। इस बीच रिया का समूह दर्दनाक सस्पेंस में इंतजार कर रहा था। अंत में उन्हें ध्रुवीय रात से पहले एक संभावित बचाव दल मिला। आशा की एक झलक, लेकिन ये लोग उन्हें बचाने के लिए बाध्य नहीं थे। वे केवल प्रार्थना कर सकते थे कि रिया का प्रस्ताव उन्हें मनाने के लिए काफ़ी हो। उद्धरण चिन्ह ... क्या वे वास्तव में सहमत होंगे? माम्पी ने निराशा में बुदबुदाया। हमारे पास भोजन नहीं है, पानी नहीं है और हमें ये भी नहीं पता कि सैन्य जिले में अभी भी हथियार हैं या नहीं। क्या वे वास्तव में एक ऐसी ट्रेन के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे जिसके बारे में वे ये भी नहीं जानते कि वह अभी भी काम करती है या नहीं? भले ही रिया का तर्क कितना भी तार्किक क्यों न लगे, गहराई से सोचने पर यह एक मजबूत सौदेबाजी का हथियार नहीं लगता था। राघव के समूह के पास क्षमता उपयोग करता थे, वे बिना मदद के भूमिगत शहर में प्रवेश कर सकते थे। और जेमिनी 11R सिर्फ सैद्धांतिक था, लेवल -95 सिस्टम दिनों से बंद था। उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि वास्तव में नीचे क्या था, भोजन, हथियार या यहाँ तक कि यह आशा कि उनके मुक्तिदाताओं में नैतिक अखंडता है। सभी बेहतर प्रोत्साहन लगते थे। माम्पी तेजी से घबरा गया, उन्मत्त होकर टहल रहा था। जब रिस्पॉन्डर शांत रहा तो वह भड़क उठा। मैं उन्हें बता दूंगा कि हमारे पास ढेर सारा भोजन, पानी और हथियार हैं, इससे वे मान जाएंगे। लेकिन रिया ने ठंडे लहजे में उसे शांत कर दिया। झूठ बोलने से केवल हमारी मौत होगी। राघव और उनकी टीम परमाणु लोकोमोटिव और अन्य संसाधनों के लिए जोखिम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब उन्हें बस रिया के साथ समझौते को औपचारिक रूप देने की आवश्यकता है। राघव को आगे क्या कहना चाहिए? विकल्प 1, स्वीकृति और शर्तें, सहयोग स्वीकार करें और स्पष्ट करें कि बचाव कार्य कितना समय लेगा और उन्हें बदले में क्या चाहिए। 2, संदेह और परीक्षण, झूठ बोलने के संभावित जोखिम के लिए उन्हें एक अंतिम चेतावनी दें और फिर अपनी मांगों को सूचीबद्ध करें। 3, जानकारी की मांग, भूमिगत राक्षस और रात्रिचर जीवों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी मांगें ताकि उनकी योजना को अंतिम रूप दिया जा सके।